ये मैदे के अंदर ज़ख़म है और अगर इसको कैमरे वाले टेस्ट के ज़रिए देखा जाए तो ये ज़ख़म इस तरह के दिखाई देते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसी वजूहात बताता हूँ जो कि मैदे के अंदर अल्सर और ज़ख़म बना सकती हैं। जो पहली वजह है वो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर जाए मैदे के अंदर और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो वो मैदे के अंदर ज़ख़म बना देता है। दूसरी जो वजह है वो है एनसिड्स का इस्तेमाल, नॉन स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल, जैसा कि ब्रोफिन का इस्तेमाल या फिर एस्प्रिन का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से अगर चल रहा हो तो वो भी मैदे की लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है और उसकी वजह से भी मैदे की लाइनिंग के अंदर जख्म बन जाते हैं। तीसरी जो वजह है वो है स्मोकिंग। वो लोग जो कि सिगरेट काफ़ी अरसे से पी रहे होते हैं उनकी भी जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है ये डिस्टर्ब होना शुरू होती है और यहाँ पे ज़ख़म और अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। चौथी जो बड़ी वजह है वो है अगर किसी मसले की वजह से डिस्पेप्सिया रहता है, मैदे के अंदर तजाबियत ज़्यादा बार बार बनती रहती है, तो तजाबियत का लेवल ज़्यादा होने की वजह से भी ये जो लाइनिंग है ये डिस्टर्ब होती है और ये भी ख़राब होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़ख़म बनने का चांस होता है। छठवीं जो बड़ी वजह है वो है अल्कोहल का इस्तेमाल। वो लोग जो कि शराब पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के अंदर भी मैदे की लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब रहना शुरू होती है। सातवीं जो बड़ी वजह है वो है खुदा न खासा जेनेटिकली तौर पे ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि मैदे की लाइनिंग को डिस्टर्ब करती हैं, इरिटेट करती हैं और उसकी वजह से मैदे के अंदर ज़ख़म बन सकते हैं। ये 7 ऐसी वजूहात हैं जो कि मैदे के अंदर ज़ख़म बना सकती हैं। अब इसके अंदर 5 ऐसी कौन सी अलामात आएंगी जो कि हर किस्म के अल्सर हैं, चाहे वो मैदे का अल्सर हो, चाहे वो ड्यूडिनल का अल्सर हो, तो इस एरियाज़ के अंदर ऐसी कौन सी चेंजेस आएंगी जिसकी वजह से ये सारी की सारी अलामात आएंगी। सबसे पहले बर्निंग पेन होगा, जलन बहुत ज़्यादा होगी मैदे वाली जगह के ऊपर। दूसरी जो बड़ी अलामत आएगी वो है उल्टी का आना, नोज़िया और कै की कैफियत होना, भूख। तीसरी जो बड़ी जो है वो सिम्टम आएगी वो आएगी भूख का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, पेट में अक्सर दर्द रहना और वज़न का कम होना। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो तकरीबन 5 मैंने आपको बताई हैं जो कि अल्सर्स के साथ आती हैं ज़्यादातर, जिनको मैदे के अंदर ज़ख़म यानी अल्सर्स होता है। ये डिपेंड करता है कि इसकी लोकेशन क्या है। वो लोग जिनको गर्ड का इशू रहता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ रहती है, उनके ज़ख़म मैदे के ऊपर वाले हिस्से में बनने का चांस होता है। वो लोग जो कि एनसेड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिस्प्रिन, एस्प्रिन का इस्तेमाल, ब्रोफिन का इस्तेमाल, तो वो मैदे के इस एरिया को इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है और यहाँ पे अल्सर बनने का चांस होता है। और जो एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि अल्सर्स बनाता है, वो ज़्यादातर इस एरिया को इफ़ेक्ट करता है और यहाँ पे एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से जो है वो अल्सर बनने का चांस होता है। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है? सबसे जो उस चीज़ को रूल आउट करना है कि वो अल्सर बना किस वजह से है। सबसे पहले रिपोर्टिंग ज़रूरी है, बड़े पखाने का टेस्ट ज़रूरी है, जिगर की तजाबियत का LFT ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है। अगर रिपोर्टिंग आती है कि एच पाइलोरी की वजह से है तो एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ना ज़रूरी है, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना ज़रूरी है। असल में यह मसला तब पेश आता है जब आपका गट फ्लोरा चेंज हो जाता है। गट फ्लोरा के अंदर जो हमारी खुराक की जो नाली है उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, अगर वो तब्दील हो जाए, वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा हो जाए और उसके चेंजेस होने की वजह से वो जो है वो उसकी लाइनिंग डिस्टर्ब होती है और वहाँ पे ज़ख़म बनते हैं। अब इसके डिपेंड करता है कि अगर आपका एच पाइलोरी है, आपने उसका ट्रीटमेंट कर लिया तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर उसको फिर से ही आप डाइट फिर से दोबारा वैसी है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपने डाइट में चेंजेस नहीं की, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, एसिड्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने पास नोट कर लें। अगर ये चीज़ें सारी की सारी हो रही हैं फिर दोबारा से इन्फेक्शन होने का चांस होता है। अब दूसरी जो इसका मेनली ट्रीटमेंट है वो है मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस का इस्तेमाल, जिसके अंदर PPIs इस्तेमाल किए जाते हैं, एच पाइलोरी की एरेडिकेशन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, एनसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी दवाइयाँ जो कि तजाबियत को कम करें, H2 ब्लॉकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर चीज़ें फिर भी ठीक ना हो रही तो फिर सर्जरी का ऑप्शन बचता है एक हमारे पास, और वो सर्जरी क्या है? इस अल्सर को, इस ज़ख़म को यहाँ से रिमूव कर देना, एंडोस्कोपिकली, गैस्ट्रोस्कोपिकली, कैमरे वाले टेस्ट के ज़रिए अल्सर को उसके साथ देखा जाता है और फिर वहाँ से उसको रिमूव कर लिया जाता है और इस जो डैमेज है उसको फिर रिपेयर कर दिया जाता है। और अगर खुदा न खास्ता बड़े हिस्से के अंदर ज़ख़म हो तो बाज़ औक़ात स्टमक का वो हिस्सा भी रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन भी सर्जरी हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, तो इस सर्जरी के दौरान भी परफोरेशन होने के चांस हैं, क्योंकि मैदे की जो लाइनिंग है वो बड़ी कमज़ोर होती है और खुदा न खास्ता वहाँ पे पंक्चर हो जाए, वहाँ पे सुराख हो जाए तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस हैं।
ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांस है। तो इसलिए कोशिश करें कि रीज़न को रूल आउट करें वक्त के ऊपर। अगर आपको ये सारी की सारी अलामात आ रही हैं, फौरी से रिपोर्टिंग की तरफ जाएं और इसका इलाज फौरी से शुरू करें। परहेज़ आज से ही शुरू कर दें, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दें, दही से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि आपकी जो गट फ्लोरा जो डिस्टर्ब हुई है, जो अल्सर है, जो ज़ख़म है, वो कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।